नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम, लेते हैं कि करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है सुजय मंडल ने। सुजय ने कहा है कि उनके पिताजी अभी रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने वाले हैं काम से और उन्हें 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। वो चाहते हैं कि महीने का उन्हें 50,000 रुपये मिलता रहे और साथ में उनका पैसा ग्रो भी हो। अब वैसे तो बड़ा आसान है कि मैं कहूँ कि अगर आपको 0.5% यानी कि आधा % हर महीने आपको मिलेगा तो इसका मतलब आपको 1 करोड़ पर 50,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, फिलहाल यदि आप चाह रहे हैं कि 50,000 मिले तो भविष्य में आपको ज़्यादा भी मिलना चाहिए। तो सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा मेरी एक राय आपके लिए ये भी है कि पूरे पैसे को आप एक जगह पर ना इन्वेस्ट करते हुए अलग अलग जगह पर करें। एक तो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ये आप पोस्ट ऑफिस या फिर सरकारी बैंक और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं और अब इसकी जो लिमिट है वो 30 लाख कर दी गई है, यानी कि एक अकाउंट में, यानी कि एक सीनियर सिटीजन 30 लाख रुपए तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है और इस वक्त पर इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.20% पर एनम और ये क्वार्टरली पे होता है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी स्कीम है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा कुछ पैसे आप एफडी में भी रखें ताकि किसी वक्त अगर ज़रूरत पड़े तो निकाले जा सकें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और बाकी कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड में यदि आप कुछ हाइब्रिड फंड्स की मैं आपको राय दूंगा, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, इनमें आप इन्वेस्ट करें। तो आप पहले ये देख लें कि आप यदि 30 लाख रुपए मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में, तो वहाँ से आपको एक अच्छी खासी राशि हर महीने मिल जाएगी। डिपेंड करेगा आप 30 लाख करें या कम कर रहे हैं। और बाकी आप इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में करें और वहाँ से आप SWP कर लें। तो होगा ये कि यदि आप 50,000 रुपया पूरा पा रहे हैं दोनों को मिलाकर, तो आप ज़्यादा पैसा इसका मतलब विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। और आपका, यदि मैं ये भी कहूँ कि मान लीजिए आप 50 लाख ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए 1 करोड़ में से और 50 लाख पे आप 0.5% हर महीना अगर विड्रॉ कर रहे हैं, SWP कर रहे हैं, तो इसका मतलब 25,000 तो आपको वहाँ से मिल सकते हैं। और जो 30 लाख रुपये आप सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर अगर 8.20% के हिसाब से देखूँ तो हर क्वार्टर में करीब 61,500 रुपये मिल सकते हैं। तो हर महीने का हम डिवाइड करें तो 20,500 रुपये आ जाता है। और 25,000 मैंने आपको बोला कि आप म्यूचुअल फंड से अगर 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से आप SWP कर सकते हैं। और बाकी कुछ पैसे FD में और कुछ पैसे आप FD में जहाँ करें वहाँ से भी आप इंटरेस्ट पे आउट वाला ऑप्शन ले लें, तो आपका 50,000 महीने का आराम से काम हो सकता है। और भविष्य में जब ये म्यूचुअल फंड का पैसा और भी बढ़ेगा तो आप SWP को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा कि आपको पैसों को जगह जगह पर डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है ब्रिजेश वाजपेयी ने। ब्रिजेश ने बताया कि उन्हें 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और 2020 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया हुआ है और SIP करते हैं और गिरावट में टॉपअप भी कर लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है, यदि ऐसे किया जाए तो इससे आपको फ़ायदा होगा, यूनिट्स बढ़ेंगी और सस्ते भाव में आप ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपका कॉस्ट एवरेज हो जाएगी। साथ ही आप 10% का स्टेप अप भी कर रहे हैं, मतलब कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहेंगे। ये बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी है। अब आपने पूछा है कि फंड्स कैसे हैं, तो आपने एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड है, हालांकि मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है और इसका थोड़ा एलोकेशन इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी है, तो अच्छा फंड है। क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप फंड है
और इसका जो मतलब डायनेमिकली ये मैनेज होता है, काफ़ी इसे वो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का, बेसिकली वो डायनेमिक है। और मेरे एसेट मिड कैप फंड में 1000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा मिड कैप फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप में 1000 रुपीज़ की SIP आप कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो फंड्स आपके सारे अच्छे हैं और अक्रॉस द मार्केट कैप आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सब अच्छा है। और आपको कितना पैसा इकट्ठा करना है ये आपने पूछा नहीं, तो गोल तय कर लीजिए ताकि मालूम चले कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे या आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका गोल और समय ये डिसाइड हो जाए। बट स्कीम्स की बात करें तो अच्छी स्कीम्स हैं, इन स्कीम के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सौरभ महापात्रा ने। इनका सवाल बड़ा ही सिंपल है, लेकिन बिल्कुल ही जानकारी शेयर करनी चाहिए। और उन्होंने पूछा है कि 1.5 साल पहले 2 SIP की थी उन्होंने, और इन्वेस्टमेंट करते समय वो ये डिसाइड करना भूल गए कि कितने समय के लिए करनी है, तो क्या उनकी SIP 10 साल चलेंगी? अब तो खैर नियम थोड़े बदल गए। 1 अक्टूबर 2023 से मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए आप SIP कर सकते हैं एक बार में। जब आप मैंडेट साइन करते हैं तो आप मैक्सिमम NACH के थ्रू 30 साल का पीरियड डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक ऐसा नहीं था। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर एंड डेट नहीं डालता है तो इसका मतलब वो परपेचुअल मानी जाती थी। परपेचुअल का मतलब यह है कि जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तक SIP चलती रहेगी, आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट होते रहेंगे। और जिन लोगों ने 30 सितंबर या उससे पहले SIP शुरू कर दी थी, उनके लिए टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, यानी कि उन्होंने अगर परपेचुअल SIP रखी हुई है, यानी कि 30 सितंबर या उससे पहले जिन लोगों ने SIP की है और परपेचुअल ऑप्शन लिया है, उनके लिए ये सीमा नहीं रहेगी। लेकिन 1 अक्टूबर से अब मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर्स का तय कर सकते हैं, यानी कि वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपने सवाल पूछा कि आपने अगर पीरियड तय नहीं किया था तो इसका मतलब वो परपेचुअल SIP होगी। बाकी आप अपने स्टेटमेंट में देख के ये पता कर सकते हैं। और यदि पीरियड छोटा है तो आप जब वो स्टॉप हो उसके बाद में सेम फोलियो में दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और यदि आपने बहुत लंबा समय रखा हुआ है और आपको एक टाइम पीरियड के बाद बंद करना है तो आप SIP कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है श्वेता सिंह ने। श्वेता ने बताया है कि वो 25 ईयर्स ओल्ड हैं और 5000 की SIP करना चाहती हैं म्यूचुअल फंड्स में और स्कीम जानना चाहती हैं। श्वेता, आपने जो आगे मेंशन किया है, पहली बात तो आप यंग एज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोचा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन जो आपने कहा है कि बेस्ट फंड्स टू गेन मैक्सिमम रिटर्न्स, ये एक्सपेक्टेशन सही नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा तो ये उम्मीद तो रहेगी कि रिटर्न अच्छे मिले, लेकिन ये उम्मीद रखना कि बेस्ट रिटर्न्स मिले तो ऐसे में रिस्क बहुत बढ़ सकता है। क्योंकि आप देखिए, यदि आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो स्मॉल कैप में रिटर्न्स बेटर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी ऐसा ही है। शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव जो होता है मार्केट में, उसका जो असर होता है वो ज़्यादा दिखाई देता है स्मॉल कैप शेयर्स पर या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, जबकि लार्ज कैप में स्टेबिलिटी बेहतर दिखाई देती है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बेस्ट रिटर्न्स मिले, बल्कि एक अच्छा फंड जहां पर डाइवर्सिफिकेशन हो अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द मार्केट कैप, वो बेहतर रहेगा। तो यदि आप बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कम से कम 10 साल या उससे अधिक के लिए, तो आप एक मल्टी कैप फंड चुनिए। मल्टी कैप फंड यानी कि जिसका इन्वेस्टमेंट एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले इक्विटी शेयर्स में होगा, तो ये सही रहेगा। और यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, ये अच्छी चॉइसेस हो सकती हैं।
यदि आपका नज़रिया मान लीजिए 7-8 साल के लिए ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो ऐसे में एक लार्ज एंड मिड कैप फंड आपके लिए अच्छा रहेगा, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड या अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये अच्छी चॉइसेस हो सकती हैं। और यदि आपका नज़रिया मान लीजिए 5-6 साल के आसपास है, तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे में आपको एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मेजर एलोकेशन आपका लार्ज कैप में होना चाहिए। तो समय के अनुसार और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ये सिर्फ बेस्ट रिटर्न्स देने वाले फंड की बात करें तो हर इन्वेस्टर यही करेगा कि सिर्फ फिल्टर करेंगे और जिस स्कीम ने पास्ट में बेस्ट रिटर्न दिए हैं शायद उनको चुन लेंगे, या जिन स्कीम से आपको बेस्ट की उम्मीद है लेकिन रिस्क का ध्यान आप नहीं रख रहे हैं वो स्कीम आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगी। तो रिस्क और रिटर्न दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो स्कीम्स मैंने सजेस्ट की हैं, यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो स्कीम मेरे हिसाब से अच्छी रहेंगी। यदि नज़रिया आपका छोटा है तो आप दोबारा से कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको आपके इन्वेस्टमेंट हराइजन के हिसाब से सही स्कीम चुनने में मदद शायद कर सकूंगा। और अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है विजय परमार ने। विजय जानना चाहते हैं कि उन्हें 40 लाख रुपीज़ लमसम में इन्वेस्ट करने हैं और उन्होंने कहा है कि सजेस्ट मी SWP फंड एंड हाउ मच विड्रॉल शुड बी टेकन। विजय जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ऐसा कोई SWP फंड नहीं है। SWP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। कई बार इन्वेस्टर्स ऐसा सवाल पूछते हैं कि मुझे SIP फंड बताइए या SWP फंड बताइए। फंड्स तो म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उनमें SIP करेंगे तो यानी कि आप इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, और यदि आप उन फंड्स में से SWP करेंगे यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो आप इंस्टॉलमेंट में पैसे विड्रॉ करेंगे एक साथ विड्रॉ करने के बजाय। तो आप SWP किसी भी ओपन एंडेड फंड से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब SWP करते हैं तो शायद आपका मकसद ये है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट में है उस पर बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो, यानी कि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसे फंड्स हों, तो ताकि आप रेगुलरली विड्रॉ करते रहें और मार्केट के उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा वहाँ पर जोखिम ना हो। हालांकि देखिए, अगर आप हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली इक्विटी एलोकेशन तो वहाँ पर है ही, तो जोखिम तो रहेगा, लेकिन यदि 100% इक्विटी में है तो ज़्यादा होगा, और यदि इक्विटी एलोकेशन आपका थोड़ा कम है तो कम असर पड़ेगा। इतना ही आप फर्क समझ सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स अग्रेसिव हाइब्रिड फंड यानी कि जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% होता है, उस तरह के फंड्स, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड यानी कि ऐसे फंड्स जहाँ पर इक्विटी और डेट दोनों में एलोकेशन रहता है और ये डायनेमिकली मैनेज होता है, कभी इक्विटी में ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से फंड मैनेजर्स ये तय करते हैं। तो आप इस तरह से अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करके SWP कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर भी रिस्क तो रहेगा क्योंकि इक्विटी में एलोकेशन है। अदरवाइज फिर आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करके और वहाँ से SWP करनी होगी, और वहाँ पर इक्विटी मार्केट का जो रिस्क होता है वो वहाँ पर नहीं होगा। हालांकि रिस्क तो वहाँ भी अलग तरह के होते हैं, पर वहाँ पर रिटर्न्स आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो हालांकि आपने कुछ बताया नहीं है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, लेकिन अगर आप SWP के बारे में जानते हैं और SWP करना चाहते हैं तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड या ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड जो कि एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, इस तरह के फंड से SWP कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया कि रिस्क किस तरह से यहाँ हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है कि कितना आप विड्रॉ करें, तो आप यहाँ पर यदि 0.5% यानी कि आधा % के रेट पर विड्रॉल करेंगे तो मेरे हिसाब से ये अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स आपको साल के सिर्फ 6% का ही मिलने की उम्मीद है, उम्मीद कीजिए कि बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन पर यदि ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ये तो गारंटी है नहीं कि हर महीना आपका पैसा 1% से या 2% से बढ़ेगा, तो क्योंकि ये तय नहीं है। और यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि 1 लाख के सामने आप 1,000 रुपया विड्रॉ कीजिए, 10 लाख के सामने आप 10,000 रुपये विड्रॉ कीजिए हर महीना,
तो इसका मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि 1% से आपका पैसा ग्रो होगा, और नहीं हुआ तो आपका जो कैपिटल है वहाँ से पैसा विड्रॉ हो जाएगा। तो यदि आप छोटा विड्रॉल रखेंगे तो ये रिस्क यहाँ पर कम रहेगा। तो यदि आप 40 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 20,000 रुपये की SWP रख लीजिए मेरे हिसाब से, तो शायद ये उचित होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको विस्तार से ये समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में मेरी राय आई होगी। फिर भी आपका कोई और सवाल हो तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और जब मैं कोई राय देता हूं तो मेरा मानना यह है कि रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सभी सवालों के जवाब जो मैंने दिए ये आपको ठीक से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ शो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।